बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी एपिसोड नंबर 31 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए आपका क्वेश्चन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 45। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिदा, मुझे जब भी हमल होता है मिसकैरेज हो जाता है। मेरे 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। काइंडली कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताएं कि मिसकैरेज ना हो। ओके व्यूअर, मिसकैरेजेस के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी तो आप स्मार्टली अपना केस जो है मैनेज नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो आप वैक्स के हत्थे नहीं चढ़ेंगे, जो कि आपका केस ख़राब कर देते हैं। तो मिसकैरेज जो है वो प्रेगनेंसी जो 20 वीक से पहले अबॉर्शन हो जाती है उसको मिसकैरेज कहते हैं। मिसकैरेज 2 तरह की होती हैं। एक अर्ली मिसकैरेज होती है जो कि शुरू के 3 महीने में प्रेगनेंसी वेस्ट हो जाती है, उसको अर्ली मिसकैरेज कहते हैं। और एक लेट मिसकैरेज होती है जो कि चौथे, 5वें या 6वें महीने में हमल ज़ाया होता है, उसको लेट मिसकैरेज कहते हैं। तो तकरीबन 20% प्रेगनेंसी जो हैं वो मिसकैरेज हो जाती है, जिनके 20% केसेस जो होते हैं वो प्रेगनेंसी लॉस्ट हो जाती है। इसमें भी एक प्रेगनेंसी जो कि बार-बार ज़ाया हो, जैसे किसी के 3 या इससे ज़्यादा हमल ज़ाया हो जाएँ तो उसको कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। इसका इंसिडेंस तकरीबन 1% है। ऐसे पेशेंट जो हैं वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं, क्योंकि सारे लोग उन्हें कहते हैं कि हाय तुम्हें तो अठरा की बीमारी हो गई है, तुम्हारा तो कभी प्रेगनेंसी होनी ही नहीं कामयाब। तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अब मॉडर्न साइंस में इसका ना सिर्फ इलाज मुमकिन है, बल्कि इसकी क्या वजूहात हैं, पिछले 40-50 सालों में इस पे बहुत स्टडी की गई है। और रिकरेंट मिसकैरेजेस की जो मेन वजह है वो है एप्ला सिंड्रोम। 60% पेशेंट में ये कॉज़ जो है डिटेक्ट की गई है कि इनको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होती है। ऐसे मरीज़ों का जब ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें फिर एक ख़ास किस्म की एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ कराते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी है, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडीज़ हैं और ल्यूकोस एंटीकोएगुलेंट। जिनका ये टेस्ट पॉजिटिव आता है 12 वीक्स के बाद दोबारा उनका ये टेस्ट कराते हैं कंफर्म करने के लिए, और अगर ये एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आएँ तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को एप्ला सिंड्रोम है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर जब उन्होंने खून पतला करने वाली दवाइयाँ दी, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं लो डोज़ एस्पिरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, जो कि क्लेक्सिन के नाम से मिलती है। ये मेडिसिन मरीज़ को जो दी जाती है, और हेपरिन जो है, ये जो क्लेक्सिन के नाम से इंजेक्शन मिलता है, इसकी डोज़ आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके वज़न के हिसाब से एडजस्ट करती है। ये मेडिसिन फिर जब दी गई तो तकरीबन 80% सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज़ हुई। तो अब ऐसे पेशेंट जिनको एप्ला सिंड्रोम होती है उनको ये वाली मेडिसिन दी जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होती है। अच्छा, जब ये खून पतला करने वाली मेडिसिन्स आप ले रहे हों तो फिर आपने कोशिश करनी है कि ऐसे फूड जिसमें विटामिन के होता है वो ना लें, वरना वो खून ज़्यादा ही पतला हो जाएगा और फिर जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, प्रेगनेंसी वेस्ट हो जाएगी। ख़ास तौर पे ये जो गोभी है और पालक है, ये इस किस्म के फूड हैं जिसमें विटामिन के ज़्यादा होता है, तो ये आपने अवॉइड करने हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको क्लेक्सिन से या एस्पिरिन से एलर्जी होती है, वो ये मेडिसिन ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर दूसरी ऑप्शन आ जाती है कि इनको लो डोज़ स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, प्रेडनिसोलोन के नाम से टैबलेट्स मिलती हैं। तो इनको ये वाली जो मेडिसिन है वो यूज़ कराई जाती है, तो इससे भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जो है वो देखने में आई है। दूसरी जो बड़ी रीज़न है रिकरेंट अबॉर्शन की कि बार-बार हमल ज़ाया होता है, वो होता है कि आप का बेबी ही ठीक नहीं बनता है, उसमें कोई ना कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है या कोई कंजेनिटल अनोमली होती है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो वेस्ट हो जाता है।
अब इसमें फिर जब पेरेंट्स की कैरियोटाइपिंग कराई जाती है तो पता चलता है कि कोई ना कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, तो ऐसे लोगों के पास फिर ये ऑप्शन रह जाती है कि वो आईवीएफ प्रेगनेंसी करवा लें। क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन से पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है कि ये फीटस जो है, ये जो एम्ब्रियो है जो हम इम्प्लांट कर रहे हैं मदर के यूट्रस में, वो बिल्कुल हेल्दी है। अच्छा, लेट मिसकैरेजेस जो होती हैं उनमें 2 रीज़न जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस और दूसरा ये कि कोई यूट्रस की एनोमली है या उसमें कोई फाइब्राइड है, यानी कि उसका कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में फिर ये करते हैं कि जैसे ही 12 वीक्स की या 14 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है तो सर्विक्स के एक स्टिच लगा दिया जाता है मरीज़ को बेहोश करके, जो कि सर्वाइकल सर्कला जिसको कहते हैं। ये ख़ास किस्म की स्टिच होता है जिसको फिर 9वें महीने पे खोल दिया जाता है, पेशेंट बेड रेस्ट पे होता है और इससे फिर तकरीबन 80-90% आपकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट जिनको ये स्टिच नहीं लगा सकते, जो डरते हैं कि हमने ऑपरेशन नहीं कराना, हमने एनेस्थीसिया नहीं लेना, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि उनको अरेबियन सर्कलाज पेसरी रख देते हैं। ये बिल्कुल नॉन इन्वेसिव एक तरीका है जो कि आज से तकरीबन 50 साल पहले एक जर्मन का डॉक्टर था, उसका नाम ही अरेबियन था। उसने ये पेसरी निकाली थी और ये जो है अब पेसरी एफडीए ने अप्रूव की है कि ये आप स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो बड़े-बड़े टर्शरी हॉस्पिटल और क्लिनिक्स हैं, उन पे पेशेंट्स को दी जाती है। उनका साइज़ देख लेते हैं और ये पेसरी जो है बगैर ऑपरेशन के बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चेदानी के मुँह पे, जिसको सर्विक्स कहते हैं, वो लगा देते हैं और 9वें महीने पे इसको उतार देते हैं। इसमें किसी किस्म के स्टिच की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेहोशी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल तरीका है और इससे भी प्रेगनेंसी जो है वो तकरीबन 80% सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होती है। दूसरा, जिनको स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी होती हैं जैसे कि यूट्रस का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, बाइकार्बोनेट यूट्रस है या सेप्टेड यूट्रस है, उसकी भी सर्जरी पहले कर दी जाती है, जितना को करेक्ट हो सकता है, या यूट्रस में कोई फाइब्राइड है, कोई रसोली है, तो उसको भी निकाल देते हैं। जब सर्जिकल करेक्शन हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जो है वो हो जाती है। अच्छा, फिर हमारी मेडिकल कॉजेज़ आ जाती हैं जिसमें हार्मोन्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जिनको डायबिटीज़ है, यानी कि ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल है, तो उनकी अगर ब्लड शुगर को आप अपने फ़िज़िशियन के साथ मिलके कंट्रोल करते हैं तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है। इसी तरह जिन मरीज़ों को थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है, हाइपरथायरायडिज़्म है या हाइपोथायरायडिज़्म है, वो भी आप एंड्रोलॉजिस्ट के साथ मिलके इनकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है। इसी तरह जिनका प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा है, उसकी भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उसकी ट्रीटमेंट के बाद भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है। इसी तरह फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है, या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसको भी कंट्रोल करते हैं आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ मिलके, तो इनकी भी फिर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर इन्फेक्शंस आ जाती हैं। इन्फेक्शन अगर आपके अर्ली प्रेगनेंसी में होती हैं जिसमें बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाता है, जैसे फ्लू है या टाइफाइड फ़ीवर है या टॉर्च इन्फेक्शंस हैं, तो उसकी वजह से भी फिर प्रेगनेंसी या तो वेस्ट हो जाती है या फिर एब्नॉर्मल बेबी जो है वो पैदा होता है। इसके अलावा फिर कुछ ख़ातून होती हैं जो जॉब ऐसी करती हैं जहाँ रेडिएशन है या वहाँ के एनवायरनमेंट में वो पॉइज़न आ रहा है उन पे, उनकी बॉडी में जा रहा है, जैसे मरकरी है या लेड पॉइज़निंग है, या हो सकता है उस एरिये के पानी में ये सारी पॉइज़निंग वाले एलिमेंट्स हों, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी वेस्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को भी ज़रूर आपको देखना चाहिए कि कहीं आपको पॉइज़निंग तो नहीं हो रही है। एक और मेडिकल की रीज़न, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या किसी को रीनल प्रॉब्लम है या लिवर की कोई डिज़ीज़ है, तो ये भी आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ मिलके अगर इसको कंट्रोल करें
तो इंशाल्लाह ताला कामयाब हमल होगा, प्रेगनेंसी वेस्ट नहीं होगी। इसके अलावा जिन ख़वातीन की उम्र 35 ईयर से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, उस वक़्त भी फिर प्रेगनेंसी अगर हो तो कंजेनिटल एनॉमली होने के चांस बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अंदाज़ा लगाएँ कि अगर आपकी एज अब तकरीबन 45 हो गई है और आपको हमल होगा तो 80% चांस है कि बच्चा जो है वो एबनॉर्मल होगा। तो इसलिए एज जो ज़्यादा होती जाती है प्रेगनेंसी वेस्ट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स थी व्यूअर्स जिनके बारे में आपको अपडेट करना था ताकि आपको पता हो कि ये वो रीज़न हैं जिनकी वजह से हमल ज़ाया हो जाता है और आपने केयर करनी है अपनी प्रेगनेंसी की। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप दूसरों तक भी पहुँचाएँगी। इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सलामुन अलैकुम।